मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा फोन ही चला गया था, मेरे पास फोन ही नहीं था, तो मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ जी, तो हम आगे चल रहे हैं लेसन 6। बहुत जल्दी जल्दी हम तो चलते ही जा रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, चंद्रमा की तरह सबसे फास्ट चलता है। अभी तो आप लोग ग्रह पढ़ रहे हैं तो ग्रह ही ज्यादा दिमाग में होंगे, तो हम लोग सबसे तेज चल रहे हैं। और हम अध्याय 6 पर आ गए हैं, जिसके पास बुक्स हैं मैम बोल सकते हैं। जी भी लिया, जी कह रहे मंजू जी। टेस्ट भी ले लिया करिए छोटे, कह रहे टेस्ट भी ले लिया करिए, सब टेस्ट तो रिकॉल हो जाएगा। वीक लोगों का लेंगे, आप लोग सब बहुत होशियार है, आप लोगों का टेस्ट क्या लेना। सब मैम बहुत अच्छे। ये आप वीक कैसे, अभी तो इवेल्युएशन बाकी ही है, कैसे कह सकते हैं कौन वीक है और कौन नहीं है। नहीं, बात करने से समझ में आ जाता है। देखो ज्ञानी कहीं भी हो पहचान में आ जाता है। आप सब लोग उम्दा लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनोगे, ऐसे दिखते हो। ऐसे कोई भी नहीं है जिसको कहें इसको नहीं आ सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता। सब अच्छे 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 चुनिंदा लोग मिले हुए हैं। और इस बार का बैच तो सच में बहुत अच्छा है। जो दिखता है, सच में दिखता है, अच्छा दिखता है। और बाकी ये है कि टेस्ट लेंगे। अभी थोड़ा सा फ्री हो जाएं, अभी थोड़ा बिजी चल रहे थे इसलिए टेस्ट नहीं लिया। मैं तो बीच बीच में क्वेश्चंस पहले भी लिखवाए थे, तो जिसने लिख लिए हैं वो अपने पास सेव करके रख लें। और इसी लेसन में से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत आते हैं। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं मैं वो आपको बता दूंगी। बाकी आप पढ़िए, लेसन रीड कीजिए, कुछ खास नहीं है। और जितना पढ़ सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं ज्योतिष के इतिहास की। ज्योतिष के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहले तो हम इतिहास को ही समझ लें। इतिहास क्या है? तो इतिहास में जो हमारे पूर्वज जो एक पूंजी रख गए हैं, जो हमारे घटनाओं का ब्यौरा, या हमारे कोई पौराणिक संपत्ति है, या कोई भी हमारा किसी भी चीज का पुराना काल का एक इकट्ठा एकत्रित संचय है, तो उसको हम इतिहास कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग हमें पीछे छोड़ जाते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। जिस चीज को हम पीछे छोड़ चुके हैं वो इतिहास बन जाता है। आज हम वर्तमान है, लेकिन कल हम इतिहास बन जाएंगे। हमारे जो पूर्वज हैं वो इतिहास है, कि हमारे जब दादाजी थे, हमारे जब परदादाजी थे, ऐसा होता था वैसा होता था। उसको इतिहास का मतलब है जिसका बहुत आदि तक, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ज्योतिष भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम आदि अनंत तक बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका कहीं छोर ही नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर देखा जाए तो हम अगर अभी घड़ी की संरचना बताए कि घड़ी में इतने बजते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि राम जी का जन्म हुआ था तब 12 बजे हुआ था दिन में। कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो रात को 12 बजे हुआ था। उस समय किसने घड़ी देखी थी? उस समय कहाँ घड़ी थी? किसने घड़ी बनाई थी? लेकिन घटनाओं के चक्र को जानने के लिए जो काल थे, जो संपात थे, इनसे हम समय की गणना करते थे। तो इसको हम एस्ट्रोनॉमी से जोड़ते थे, और एस्ट्रोनॉमी से हम समय के काल को पता कर लेते थे कि ये ग्रह यहाँ चल रहा है, या गति इस तरह की चल रही है, तो ऐसा समय हो सकता है, इतने बजे होंगे। पहले की आप देखेंगे, हमारी जो दादी वगैरह, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो कहते थे यहाँ धूप आ गई तो 2 बज गए, यहाँ धूप आ गई तो 12 बजे। वो लोग तो अपने छोटे छोटे अनुमान से ऐसा महसूस कर लेते थे, बता देते थे कि देख लो घड़ी, और ऐसा मतलब बहुत 80% उनका सटीक बैठता था। और मौसम का भी जो बदलाव होता था, वो हमारे जो बहुत पूर्वज, बड़े बाबा दादी जो बुजुर्ग होते थे, पहले तो खेती किसानी होती थी, तो वो लोग भी इतने अंदाज से पता कर लेते थे कि नहीं अभी इस महीने तो बिल्कुल पानी नहीं आएगा। और ऐसा होता था कि नहीं आता था, तो कुछ बोना है तो कर लो, अभी पानी में बीज नहीं रहेंगे। तो जो अनुमान था वो भ्रम नहीं था, क्योंकि इतिहास में इनका ब्यौरा था। अब हुआ ये कि हमारा जो इतिहास का इन्होंने बारे में इन्होंने बताया है कि इतिहास का एक शाब्दिक अर्थ चाहे जो भी हो, इतिहास का अर्थ किसी घटना, राष्ट्र, पूर्वजों की संपत्ति अथवा विज्ञान के उद्भव और विकास के बोरे। अब जैसे कि ज्योतिष भी हमारा विज्ञान है, इससे हम खगोल में होने वाली घटनाओं को पृथ्वी पर देख लेते हैं, और हम हर बात को पता कर सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषियों ने इन सब का गणना की थी,
जो हमारा इतिहास बनाया था कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ग्रह परिवर्तन होते हैं, ये सब की चाल गति, इनका सबका ब्यौरा था हमारे पास, लेकिन ये हमारा ब्यौरा नष्ट हो गया। इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, और इसमें दिया हुआ है कि उनकी उत्तमता, उनके ब्यौरे की सत्यता किसी बात पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है वो पुराणों से लिखा है, और पुराणों की बातों में, जो पुराणों के अंदर जो वेदों में लिखा था हमारे, वो सत्यता थी। लेकिन अब हमारे वेद ही क्षीण हो गए, हमारा इतिहास क्षीण हो गया। अंग्रेज लोग हमारे जो पुस्तकें, हमारे जो हमारे पुराण थे उनको ले गए, और रूसी सभ्यता में बहुत ज्यादा, जब हमारा कहते थे कि अंग्रेजों का राज आया, तो हमें हमने पुराणों, किसी को याद नहीं था कि कहाँ है पुराण, कहाँ है वेद। उस समय ना तो कोई ऋषि मुनि दिखते थे, ना कोई दिखते थे, क्योंकि इस तरह से उन्होंने भारत को गुलामी में दबा लिया था कि लोग अपनी स्वतंत्रता भंग कर चुके थे, कोई अपने अनुसार जी नहीं पाते। तो हमारे जो इतिहास में हमारे जो ज्योतिष की बात अगर हम करते हैं, तो पुराणों को भी हनन कर दिया था। अगर हम अपने सभ्यता संस्कृति की बात करें, तो उसका भी बहुत ज्यादा हनन हो गया था, क्योंकि सब संस्कृति हमारी सब इन पुराणों में गठित थी। आज हम जो भी कहते हैं कि ये लगाओ, सिंदूर लगाओ, ये सब हमारे सीता माता ने किया था, पार्वती। हमने हमने किसको देखा? हमने अपनी दादी वगैरह को देखा, दादी वगैरह को सबको यही बोला कि भाई नहीं, हमारे सीता जी जैसे करती हैं, पार्वती जी 16 सिंह। तो हमने सीखा कहाँ से? पुराणों से, हमारे जो ग्रंथों से, हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से। तो हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ अगर योगदान किसी का रहा है, तो वो अंग्रेजों का। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो किया था संस्कृति को भंग करने के लिए कि वो नहीं कर पाए, उन्होंने किया है। आज भी हम अपनी संस्कृति से बहुत भटक चुके हैं, बहुत अलग जा चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जो गति हो उसके अनुसार चलना चाहिए। और गति के अनुसार जब हम चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि देश काल पात्र में जो है, आज हम पुराने जमाने को लेके नहीं बैठ सकते, पुरानी संस्कृति को लेके नहीं बैठ सकते। आज हमारे पास बहुत सारे बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया, क्योंकि व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आया। जितने विचार उतनी बातें हो गई। पहले आदि काल मानव जब थे, तो कहते थे वस्त्र नहीं होते थे, भोजन नहीं होते थे, लेकिन आज दिमाग से, व्यक्ति के आईक्यू से, एक मानव के दिमाग से हम कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं। क्या पहले आदि मानव के पास दिमाग नहीं था? लेकिन था, विकसित नहीं था। विकसित होने में उसे समय लगा। धीरे धीरे विकसित होते होते उसने इतनी चीजें बनाई, वस्त्र बनाए, वस्त्र भी नहीं थे उस समय, तो उन्होंने इतने तरह के कृषि बनाए, इतने तरह के। तो धीरे धीरे सब चीजों का विकास हुआ, लेकिन उनके विकास से हमारी संस्कृति का हनन होता है। जो इतिहास के पन्ने थे हमारे, जो हमारे वेदों के, इन सब के, हमारी संस्कृति के, जो ऋषि मुनियों ने हमारा ज्योतिष का ग्रंथ बनाए थे, वो सब क्षीण हो गए थे, वो नष्ट हो गए थे। उसके बारे में हमें ज्योतिष के इतिहास में जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने इसी प्रकार से लिखा है कि उसकी उत्तमता उसके ब्यौरे की सत्यता पर निर्भर करती है। पिछले सोवियत संघ में कम्युनिस्टों की झपकी नेताओं ने बार बार रूस देश के इतिहास को बदला और उन्हें पुनः लिखा। इस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा किया। इसी बात को देखते हुए यही बात कही जाती है कि रूस से पिछले इतिहास के बारे में अनुमान लगाना भी असंभव। एक उदाहरण में उन्होंने रूस के बारे में बताया है, लेकिन हमारे भारत से साथ भी ऐसा ही बहुत कुछ हुआ। रूस से पहले 70 वर्ष पुराने कम्युनिस्ट शासन ने वहां की स्थिति इतनी खराब कर दी थी कि हमारी दशा कैसी होगी। हम पिछले 5 शताब्दी में गुलामी में जकड़े हुए थे, और हम ज्योतिष शास्त्र जैसे विज्ञान को, जो वेदों की भांति अनादि था, उसका कोई आरंभ नहीं होता, ऐसे अनादि इतिहास वेद को कहाँ है, क्या है, इसकी खोजना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चलता था, क्योंकि वास्तव में यह एक निराशाजनक कार्य था। पर यह हमारी पूर्वजों की संपत्ति थी, और यदि हमने इसका परीक्षण नहीं किया तो यह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। लोगों ने खोज की और इसे वापस विकसित किया गया। इसी पर हमारी विरासत के निम्न परीक्षण पे 4 भागों में बांटा गया है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम, मुगलों ने भी तो डिस्ट्रॉय किया था, हमारी नालंदा में लाइब्रेरी जला दी थी गजनई ने। जी, मुगलों ने तो और ज्यादा डिस्ट्रॉय किया मैम हमारी हाँ, सभ्यता ये को। भी अभी अभी आएगा, इसका भी आएगा।
मुगलों के बारे में भी मैं बोलूंगी। स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, तो फिर हम लोगों ने अपनी विरासत का परीक्षण किया और इन्हें 4 भागों में बांटा गया। तो पहला था हमें जो ढूंढने में कठिनाई हुई। तो जब हमें अपने ज्योतिष का इतिहास जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमको हमारे जो पूर्वजों की संपत्ति थी, इसको ढूंढने में हमें बहुत कठिनाइयां हुई। कठिनाइयां होने की वजह ये थी कि ज्योतिष एक मानसिक बुद्धि संबंधी विज्ञान था, अतः इसका इतिहास बिल्कुल सही था एवं विश्वसनीय, लगातार तारीखवार प्रमाणित विवरण के रूप में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारे जब पुराने काल के सारे जो कहते हैं पत्रा लिखे जाते थे पहले, तो वो जो पत्रा थे या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो जला दिए गए थे, ऐसा कई जगह प्रमाणित हुआ है। अभी आगे भी इस तरह के आएंगे। और हमारी सभ्यता के साथ बहुत हनन हुआ। हमारी जो संस्कृति की जो भी धरोहरें थी उनको नष्ट करने में, चुरा लेना, उनको कहीं भी जला देना, और मुगलों का भी अहम रोल था और अंग्रेजों का अहम रोल था। बाद में अंग्रेजों ने जब ये हमारी संस्कृति को जो धरोहर चुरा के ले गए, उसको जब हमने वापस लिया, जब हमारे भारतीयों ने वापस लिया, तो उन्होंने उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। और जो हमारे संस्कृत के पुराण थे उन्होंने अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिए गए, और फिर वापस उस अंग्रेजी से जब हिंदी बनाया गया या संस्कृत बनाया गया, तो उन्होंने अपने शब्दों में उन्हें परिवर्तित कर दिया। वैसे के वैसे नहीं बना सके, और इसी भाषा के लेख को अदल बदल करने के चक्कर में कई चीजें आज हमारे पास सच में ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास प्रमाणित नहीं है कि ये हो सकता है। जब भी हम कभी बात करते हैं ऐसा होगा, इसीलिए हमारे कई बार हम बात करते हैं पुराणों में भी, हम ये कहते हैं इस पुराण में तो ये है, इस पुराण में ये। तो वेदों में भी हमारे कई चीजों में हम इन चीजों को देखेंगे तो कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया, क्योंकि इन्होंने हनन करके अपने रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी के बारे में इन्होंने कुछ भागों में बांटा है, हमारे ढूंढने की जो कठिनाइयां हुई उनको। जैसे कि श्रुति और स्मृति। कागज की छपाई का कोई साधन नहीं था, और हमारे पास कोई आविष्कार करने का भी, क्योंकि हम इतने ज्यादा गुलाम थे या जो भी थे, हम लोग इतने बंधन में बंधे थे, और उस समय हमारे पास रंगाई छपाई इन सब चीजों का, बहुत वर्षों पुरानी बात है, तो वो भी नहीं था। जब हमें वापस मिले तो हमें उनको परिवर्तित करने के लिए बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ा। तो कागज की जब छपाई का साधन नहीं था, तो उन्होंने सारा ज्ञान अपने दिमाग में रखा। जो ऋषि मुनि थे वो अपने स्मरण शक्ति में रखे और इसको किसी और को ज्ञान दिया। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि हम किसी को ज्ञान देते हैं, उसको जितनी तरह समझाते हैं, और वो दूसरे तक जब किसी को देता है तो कुछ ना कुछ रह जाता है। ऐसा हम भी मानते हैं और आप भी जानते होंगे कि आपने मेरे से कुछ सुना है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाएंगे तो एज टू एज नहीं पढ़ा सकते, वैसा का वैसा उसको नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ आप अपना मन का लगा देंगे, और जो मैंने बताया है उसमें से कुछ ना कुछ रह जाएगा। उस शब्द को भूल सकते हैं, उस बात को भूल सकते हैं। तो ऐसा ही हमारी कई चीजों का हनन होता गया। जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान था वे किसी घटना को देखकर उसे विस्तृत रूप में याद कर लेते थे, और बाद में उन ज्ञान को बोलकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। इसे श्रुति और स्मृति कहते थे। ये जरूर आता है, इस तरह का प्रश्न जरूर आता है श्रुति स्मृति से संबंधित। अर्थात उन्होंने यह ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर प्राप्त किया है। इस प्रकार बोलने और सुनने के इस ज्ञान के विवरण को हम बहुत सी त्रुटियां अथवा भ्रांतियां हो। अब इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि हमने जो इन ऋषि से सुना, आपने जो मुझसे सुना, क्या वो प्रमाणित है? कहीं मेरे ऊपर पास प्रमाण करने का कोई सील ठप्पा है? नहीं है। मैंने जो कह दिया आप उस बात को सत्य मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इसी प्रकार से हम उस बात को भी नहीं कह सकते कि जो हमें किसी ने बताया है वो प्रमाणित है। हमें जिससे जो मिला हमने उसको अपने पास धरोहर के रूप में रख लिया, लेकिन प्रमाणित होना जरूरी नहीं। उसके बाद हमारा आता है सभ्यता पर आक्रमण। लगभग 5 शताब्दी तक हमारी विरासत एवं सभ्यता पर असभ्य एवं अशिक्षित व्यक्तियों ने आक्रमण जारी रखा। यहाँ हमारे मुगल शासक आ जाता है।
क्योंकि मुगल शासक जो था वो अशिक्षित था, जो किसी भी सभ्यता को आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वो अपनी सभ्यता से अपने धरोहर को आगे बढ़ाना चाहता था, हमारी विरासत का हनन करना चाहता था। यहाँ पर हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। इसमें हम बात कर सकते हैं कि सभ्यता, असभ्य और अशिक्षित पक्षी, जो मतलब जिनके अंदर कोई भी अच्छे लक्षण नहीं थे, असभ्य प्राणी थे और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन लोगों के लिए वेद उन कागज का ढेर था। उन लोगों के लिए हमारा जो ज्ञान का भंडार था, ज्योतिष था, जो हमारा ज्योतिष के सिद्धांत थे, वो सब एक कागज के ढेर थे जिनको उन्होंने जलाया। और उन्होंने किसी इसमें इन्होंने लिखा, उन्होंने किसी बात की परवाह न करते हुए हमारी सभ्यता और पैतृक संपत्ति को जलाया, लूटा, छीना और चुराया। इस पर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने हमारे इतिहास की घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार लिखा। आज भी हमारे राजनीतिक अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इतिहास में वास्तविकता को छुपाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगला इन्होंने बताया है व्याख्याकारों का दोष। हमारे राष्ट्र की एक बड़ी त्रासदी रही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसने हमारी सभ्यता को अपमानित करके उसका विध्वंस कर डाला। ये जो एक शिक्षा पद्धति थी वो हमारे सभ्यता का हनन करने के लिए काफी योगदान रहा उसका। उसने यहाँ सुनिश्चित किया कि एक पढ़ा लिखा भारतीय केवल क्लर्क बनकर रह जाए और उसे अपने नैतिक मूल्यों का कोई परवाह ना रह जाए। अर्थात यहाँ केवल उसके शारीरिक संबंधों की चिंता करे और सभ्यता के लिहाज में बिल्कुल मूर्ख बन जाए। आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कहीं कहीं भी बात करते हैं तो कोई पंडित नहीं बनना चाहता। अब पता नहीं आप लोगों ने ऐसा सुना है कि नहीं, लेकिन पंडित बनने के लिए अगर किसी से बोलो कि पूजा पाठ कर्म कांड कर लो तो वो बोलते हैं नहीं, पंडित जी में कुछ नहीं रखा, 11 रुपए देते हैं। भले ही 11 रुपए की आज वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बोलने में हमेशा यही आता है कि पंडित जी को कथा करने में 11 रुपए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुलाम इतना बना दिया था कि तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें हर चीज की लग्जरी चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, तो तुम पढ़ाई इसमें मत जाओ। तुम इतना हमारी जो हमारी शिक्षा नीति है उसके अनुसार आप इतना पढ़ लोगे कि आप अपने जो कह सकते हैं सुखों के बारे में सोचो। आपका जो भौतिक सुख है, आसपास का जो सुख है, वो हमारी नौकरी करने से मिलेगा। ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक नौकर व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ जीवन जी सकता है, लेकिन एक व्यापारी जो होता है, वो बहुत अच्छा जीवन जीने के साथ साथ कई लोगों को जीवन देता है। तो व्यापारी की बात करी जाए, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश था जो लोगों को अन्न देता था, किसी की नौकरी नहीं करता था। जो भारत की एक सभ्यता थी कृषि प्रधान था, उसमें वो लोगों को कार्य देता था। जब खेती की कटाई होती थी उसमें काफी लोग एक साथ मिलके काम करते थे। कोई किसी का नौकर नहीं था। नौकर ना बनकर एक अपने आप का मालिक था, किसी का छोटा हो किसी का बड़ा हो, लेकिन कृषि प्रधान था सबका। या जो भी वर्क करते थे लोग, लोहार था तो वो भी अपना खुद का काम करता था, बढ़ई था जो अपना करता, पर कोई किसी के बंधन में नहीं था, कोई किसी का नौकर नहीं था। लेकिन ये अंग्रेजों की नीति जब आई तो लोग नौकर बनना चालू। यहाँ हम कभी भी आप किसी के प्रवचन सुनते हैं कि नहीं, अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत कहते हैं कि छोड़, मैं खोल लेती हूँ उसको, स्टॉप कर, शक्ल नहीं दिखी। तो अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत कहते हैं कि हम मतलब किसी के नौकर क्यों बने। आप अपना व्यापार करो, छोटा करो बड़ा करो, 2 रुपए की पूंजी से करो या 2 लाख की पूंजी से करो, आप अपने स्वयं के मालिक बनो, किसी के नौकर। तो वो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी अच्छी क्योंकि आज हमारे अगर हम बात करें तो कोई व्यापार नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यापारी के साथ मैं तो कहती हूँ शादियां भी नहीं करना चाहते। कहते नहीं नहीं, बिजनेसमैन है, पता नहीं कब उठा पटक हो जाए, और नौकरी वाला अच्छा है, इसको टूर मिलेंगे, इसको वो मिलेगा, इसको बाद में फंड मिलेगा, और वो नौकरी वाले को अच्छा मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले जो नीति थी वो अपने आप की थी, लेकिन ये अंग्रेजों की नीति थी जिसमें हम बिल्कुल मूर्ख बन गए, क्योंकि हमें भौतिक सुख चाहिए थे। हर प्राणी भौतिक सुख का भोगी था, और वो यही चाहता था कि अगर हम जॉब करेंगे तो बढ़िया फ्लैट मिलेगा, बढ़िया हमको गाड़ी मिलेगी, कंपनी की आएगी, और हम किसी भी तरह से नौकर साबित होंगे। ये बात उनको एहसास नहीं था। हम किसी की भी अगर जॉब करते हैं तो नौकर बनते हैं।
ये हमारे संग एक शब्द लगता है। और एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी मालिक होता है, उसके यहाँ एक छोटा सा भी कोई वर्कर लगा है, सफाई करने वाला भी लगा है, कोई भी लगा है, वो उसको मालिक साहब कहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने इस सोच को पलट दिया, क्योंकि व्यक्ति को तो मूर्ख हो गया, इस चीज की सभ्यता को ही नहीं समझ पा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो उन्होंने किया। तो ये हमारे अंग्रेजी सभ्यता ने किया कि मूल्यों की कोई परवाह न रह जाए, अर्थात केवल अपने शारीरिक सुख संबंधों की चिंता करें एवं सभ्यता के लिहाज में बिल्कुल मूर्ख बन जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे बोलने वाले हमारे व्यक्ति थे जो उन्होंने संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया, अंग्रेजी में रूपांतरण करके उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल दिया गया, उसका गलत प्रयोग कर दिया गया। जो क्योंकि संस्कृति का भी आज हम बात करें तो मेरे ख्याल से पूरे बैच में 2-3 लोग शायद हों ऐसे जो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि संस्कृति में आज हमारे संस्कृत को ही हम पढ़ना नहीं चाहते, और हमारी सबसे बड़ी पहले मातृभाषा रही है संस्कृत, और जिसको हम आज मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे, अगर हम पूरे भारत की भी बात करें तो बहुत कम लोग होंगे जो संस्कृत, मेरे ख्याल से गांव का बच्चा भी अंग्रेजी जानता होगा लेकिन संस्कृत नहीं जानता होगा। और ये चीज हमारी खुद की सोच से नष्ट हुई है। काफी लोग हैं जो जानते हैं। नयन जी आए हैं? नहीं आए। तो जो लोग हैं संस्कृत के विख्याता, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी, वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो लोग नहीं है तो थोड़ी थोड़ी संस्कृत पढ़ना, संस्कृत भारती ज्वाइन कर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा संस्कृत सिखाते हैं, जो हमारी मातृभाषा में आती है, जो हमारी मेन भाषा है, जिससे हम बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं आती, लेकिन हाँ मैं फिर भी पढ़ लेती हूँ, और इस बात का प्राउड भी कर लेती हूँ। आप भी करिएगा थोड़ा सा सीख के। और उन्होंने संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी में रूपांतरण करके बिल्कुल गलत रूप प्रदान कर दिया। इसकी व्याख्या करने वाले अधिकतर यूरोप के एक धर्म शास्त्री थे, धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति थे, जिनकी सभ्यता व विचार बिल्कुल अलग थे। वे यह मानते थे कि संसार में बने ईसवी सन से पहले केवल 3000 वर्ष अर्थात कुल 5000 वर्ष हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने सारे इतिहास को छोटा कर दिया। उन्होंने हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना, हमारे जो भारत की रचना, हमारे इन सब रचनाओं को बहुत छोटे रूप में करके बहुत छोटा बना दिया। इस प्रकार उन्होंने सारे इतिहास को छोटा कर दिया और गलत तरीके से लाभहीन दृष्टि से उन्हें असंगत बना दिया। इसके बाद हमारा अगला आता है। कल्पना जी क्या मैसेज कर रहे हैं? अनैतिक ज्योतिषी। पिछले लगभग 150 वर्षों में ज्योतिषियों ने अपने लेखों में ना तो ईमानदारी दिखाई और ना पवित्रता प्रदर्शित। ऋषि पाराशर के समर्पित कठिन कार्य तथा अन्वेषण कृत श्रम को भुला दिया गया, और व्यक्तियों ने अलौकिक एवं असंगत भविष्यवाणियां बता बताकर मनुष्य को चकित करके अनुचित प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में अपनी आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर दी। इस प्रकार मनुष्य में इस विज्ञान के विकास के बारे में सही विवरण न देकर अनावश्यक रूप से संदेह पैदा कर दिया। अभी हमारे ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई ज्योतिषियों ने अपने अपने मत बहुत प्रकार से दे दिए और उनको परिवर्तित भी कर दिया। लेकिन जो हमारे पाराशर जी के लेख हैं, जो उनके सूत्र हैं, उनको हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रमाणित है। इसी तरह से उन्होंने बोला है, ज्योतिषीय तकनीक से पुरानी तारीखों का पता लगाना। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ज्योतिषीय तकनीक से पुरानी तारीखों का पता लगाना। इसमें उन्होंने बात करा था कि संपात का अयन, जैसे कि हमारे दूसरा उन्होंने बोला है महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ज्योतिषीय लेख प्रमाण। संपात का अयन, संपात बिंदु का पीछे खिसकना। मुख्य कारण पृथ्वी के विषुवत रेखा, ये एस्ट्रोनॉमी का है, विषुवत रेखा पर उभरे हुए भागों पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के प्रभाव। परिणामतः पृथ्वी की एक अति मध्यम डगमगाहट भरी गति हो जाती है। खगोलीय ध्रुव क्रांति वृत्त के ध्रुव से चारों ओर
छोटी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिसके कारण खगोलीय विषुवत वृत्त क्रांति वृत्त को काटता है। इस बिंदु को पीछे खिसक रहा है। मेष के प्रथम बिंदु को पीछे हटना संपात का अयन कहलाता है। अब हमारा जो अयन होता है सूर्य से हम देखते हैं वो पीछे खिसकता जा रहा है। पहले हम देखते थे उसका अलग समय था और अब धीरे धीरे हमारा 2 दिन इस तरह से खिसकते खिसकते काफी आगे आ गया, पीछे हो गया। मेष के प्रथम बिंदु को पीछे हटना संपात का अयन कहलाता है। यहाँ हर वर्ष लगभग 50.3 कम हो रहा है। विषुवीय बिंदु की किसी नक्षत्र में स्थिति समय का काल क्रमिक बोध कराती है। नक्षत्र मंडल की सही स्थिति में से ज्योतिष शास्त्र के इतिहास का लगातार विवरण प्राप्त हो सकता है। इस दिन नक्षत्रों की स्थिति जिस अंश पर होती है वह अंश प्रत्येक 72 वर्ष में 1 डिग्री कम होता जाता है। 960 वर्ष में एक नक्षत्र 13-20 डिग्री का और लगभग 2160 वर्ष में 30 डिग्री का अर्थात एक राशि कम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा अयन कम हो रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अति प्राचीन काल में उत्तरायण जब सूर्य होते हैं, जब सूर्य मध्यांतर रेखा से दक्षिण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, उस समय वर्षा आरंभ होने के साथ जोड़ा जाता है। इस वर्ष तो इन्होंने पुराना विवरण दिया है इसमें। 2002 में सूर्य आयन से कर्क राशि में 21 जून 2002 को, इसका कोई मतलब नहीं है इसको। आद्रा नक्षत्र में जब हम आद्रा कुंडली बनाते हैं, आप जब विशारद में आएंगे तो आद्रा कुंडली बनाई जाती है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। आद्रा में जब हमारे सूर्य होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर आद्रा में अभी निकल चुके हैं आद्रा से हमारे सूर्य, और जब हमारे आद्रा में थे सूर्य तब हमारे को बारिश के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी युग के उत्तरायण सूर्य की तारीख पता कर सकें तो हम उसका काल निर्णय कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूना के एक डॉक्टर पद्माकर विष्णु वंटक वर्टक के अनुसंधान के अनुसार ऋग्वेद काल में वर्षा ऋतु उस समय आरंभ होती है जबकि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता है। ये हमारे खगोल से लेके उन्होंने कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रकृति के बारे में हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, इस बारे में इन्होंने विवरण दिया है। ज्योतिषीय लेख प्रमाण हमारी परंपरा रही है जिसे पश्चिमी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं समझ सके, और हम अपनी बड़ी बड़ी घटनाओं का लेख प्रमाण ज्योतिषीय लेखों के निबंध कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम राम के जन्म के समय का या महाभारत युद्ध काल के समय नक्षत्रों की क्या स्थिति थी यह पता लगा लें तो उससे इसका काल का निर्णय करने में आसानी हो जाती है। डॉक्टर वर्टक के अनुसार श्री राम की कुंडली का, या इन्होंने राम जी की कुंडली के बारे में विवरण दिया हुआ है। उनका जन्म ईशा में 7323 वर्ष पूर्व हुआ था। इसी प्रकार महाभारत काल के समय शनि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था, बृहस्पति श्रावण नक्षत्र में था, राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था, मंगल अनुराधा नक्षत्र में था। इससे यह तारीख ईशा से 5561 वर्ष पूर्व यानी 16 अक्टूबर आता है। इससे साथ ही मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया और उस समय की गणना की गई। ना तो उस समय कैलेंडर थे, ना उस समय हमारे पास कोई घड़ी थी, लेकिन अनुमान इतना था कि आज हम उसके अनुसार कई चीजों को जानकर उसका विवरण ढूंढकर हम उसे पता करते हैं तो जो सत्यता दिखती है। इसके साथ ही वेद व्यास जी ने यह भी लिखा है कि एक ही मास में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों थे। यह माननीय एवं ठीक तरीका है, मतलब अच्छा नहीं होता है। एक महीने में अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों आते हैं तो वो अनिष्टकारी होता है, ऐसा उनका मानना था, जो कि हमारे महाभारत काल के समय हुआ था। बाकी हम समय का रेखा चित्र पढ़ें या देर हो रही है?
हाँ जी, देर तो नहीं हो रही मैम, बस थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, अपना तो बहुत अपन आगे चल रहे हैं, सबसे फास्ट में ही चल रही हूँ, तो आराम आराम से भी पढ़ेंगे तो चलेंगे आराम से। अभी तो बहुत बहुत कम बच्चा है अपना, ज्यादा नहीं है। और सर का मैथ समझ में आना जरूरी था आपका, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सर का बहुत अच्छा चल रहा था और कुंडली पूरी बन जानी चाहिए थी, तो आज बन गई है। हम अगली बार पढ़ेंगे। तो जी हमारा मैम। है संहिता रेखा चित्र। इसमें हम वैदिक काल, पौराणिक काल, पाराशरी काल, बारहवीं काल, शिक्षक काल, इन सब कालों के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइए। बाकी आज तो हम बहुत कम पढ़ाए, लेकिन अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारा कुछ है, इतिहास बहुत लंबा है, 3 क्लासें लग जाती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको दूंगी। और इसमें हम सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो बाकी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, या जय गणपति की करें, सर्वे भवन की करें। किसी का कोई प्रश्न है? नो मैम। नहीं मैम, कोई प्रश्न नहीं। मोनिका जी, समझ आ गया इतिहास? हाँ मैम, सुन तो रही थी मैं, अभी थोड़ा और पढ़ूंगी तो समझ में आ जाएगा। आपका क्या है, बेसिक नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा हाँ। समझा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे।